स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे क्योंकि आज जो सूर्य की रोशनी है बादल को चीरते हुए जमीन पर आ गई है। तो आप लोग हम इसी के संदर्भ में बोलना चाहते हैं क्योंकि युवा बैठे हैं हमारे सामने, वो भी किशोरावस्था में है। तो एक चांद था जो बादलों में कहीं खो गया। एक चांद था जो बादलों में कहीं खो गया। जब मैंने बादल को हटा कर देखा जब मैंने बादल को हटा कर देखा तो मेरा चांद किसी और का हो गया, किसी और का हो गया। ये धोखेबाज लोगों की धोखेबाज शायरी है। तो आते हैं हम लोग आगे। देखिए सांख्यिकी जो है स्टैटिक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको इंग्लिश में बोलते समय यह है कि आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा स्पेलिंग को देख लीजिएगा क्योंकि यहीं आप लोग भूलेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स की स्पेलिंग बहुत अच्छे लोग भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सांख्यिकी। होता क्या है, देखिए सांख्यिकी जो होता है ये गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन और वर्गीकरण और उसके श्रेणी का आकलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि डाटा को संग्रहित करेंगे। इसमें क्या करेंगे, डाटा को संग्रहित करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब सांख्यिकी के अंदर क्या पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़नी है। या केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। और ये आंकड़ों को किसी संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। सीधी बात है, कुछ आंकड़े होंगे और किसी संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति कहेंगे या सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। बात समझ रहे हैं, सीधी बात है कि आप किसी आंकड़े को किसी संख्या के नजदीक रखने का प्रयास करेंगे, उसको ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कितने प्रकार की होती है केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी इनटू 3 टाइप्स की होती है। आप कह सकते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला प्रकार जो है आपका ये माध्य है, इसको बोला जाता है मीन। क्या बोला जाता है, मीन। दूसरा प्रकार जो माध्यिका, मीडियम और बहुलक मोड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चीज को समझा रहा हूं आपको। देखिए माध्य जो होता है ये एवरेज से रिलेटेड होता है। आप मैथ में जब एवरेज पढ़े होंगे, औसत पढ़े होंगे, तो सीधी बात आप कह सकते हैं कि ये औसत ही है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुल पदों की का योग अपन कुल पदों की संख्या। इसमें भी देखिए माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, जब ये आंकड़ा क्या हो, अवर्गीकृत हो। ठीक है, अब बात होती है कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होगा सर, तो देखिए वर्गीकृत आंकड़े जो हैं इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो प्रकार है ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा जो है कल्पित माध्य विधि है, जो कि परीक्षा में बड़ा पूछता है। कल्पित माध्य विधि, इसको बोलते हैं स्मेड मीन मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो है पग विचलन विधि, स्टेप डिवाइशन मेथड। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप लोग, कि ये जिसको औसत पता है ये तो माध्य बराबर कर लेगा, लेकिन ये जो आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से ही बनेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पुनः इसको पहले नोट कीजिए। देखिए प्रत्यक्ष विधि हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। और विधि का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, मेथड। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष विधि होती क्या है, इस विधि में हम क्या करते हैं। देखिए इस विधि के अनुसार यदि प्रेक्षणों x1, x2, x3 ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा, n तक, तो की संगत बारंबारता क्रमशः फ्रीक्वेंसी क्या होगा, f1, f2, f3, fn होता है। ठीक है, तो सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा x बराबर, यहाँ देखिए इसके x के ऊपर बार लगा है। ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा f1 मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, x1 का, और अपान क्या करेंगे, सिग्मा f1। ठीक है, तो नीचे क्या होता है कि देखिए बारंबारता एक फैक्ट होता है जिसको इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है कि बारंबारता क्या है। ठीक है,
तो दिए गए आंकड़ों में किसी पद की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है वह संख्या उस पद की बारंबारता कहलाती है। ठीक है, तो बारंबारता समझ गए कि किस दिए गए आंकड़ा दिया होगा और किसी पद की जितनी बार पुनरावृत्ति होगी उस संख्या को, वह संख्या क्या कहलाएगी, उस पद की बारंबारता कहलाएगी। इसको आप लोग भूलिएगा मत, ये एग्जाम में पूछता है। अब हम क्या करेंगे कि जितना भी डायरेक्ट मेथड है, जितने प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं उसको मैं यहीं पे क्या करता हूं, पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है सिद्धू इनर क्लासेस की कक्षा 10 के, ठीक है, ये रोमन अंक वाला 10 है, तो कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, कक्षा 10 में 30 विद्यार्थी हैं, उनका गणित का पेपर हुआ और ये क्या है, सारणी में दिए गए। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग प्राप्तांक है और विद्यार्थियों की संख्या है, प्राप्तांक है और विद्यार्थियों की संख्या है, आप ये देख सकते हैं, ये सारणी बनी हुई है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि इसको पहले गिन लेते हैं। एक तरफ प्राप्तांक कर लेते हैं, एक तरफ प्राप्तांक, सॉल्व इट, एक तरफ प्राप्तांक और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और एक तरफ बताए थे आप लोगों को दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ एक चार्ट बना लीजिए आप लोग अच्छे से, चार्ट नहीं बनाना है, चार्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी सही कर लीजिए, अच्छे से सजा दीजिए। ठीक है, अब देखिए प्राप्तांक बोलिए बारी बारी से। प्राप्तांक क्या है, पहला 10, फिर उसके बाद क्या है 20, 36, 40, 36 और 40, यहाँ पे क्या है 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। ठीक है, इतना क्या दिया है बेटा, प्राप्तांक दिया है। अब हम लोग विद्यार्थियों की संख्या देखिए क्या दिए गए, विद्यार्थी की जो संख्या दी गई है ये देखिए, यहाँ पे 1 है, ठीक, और यहाँ पर भी क्या है 1, और यहाँ पे क्या बेटा 3, यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ देखिए 2 है, और आगे वाले में क्या है 60 वाले में क्या है 4, उसके बाद क्या है 70 वाले में 4, 72 वाले में 70, 80 वाले में 88 में 88 में क्या है 2, 92 में और 95 में 1। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए क्या कर रहा है कि ये x1 है और इधर f1 है, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब इनका क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, f1 इंटू x1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए सबका, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 10, और 20 इंटू 1 20, और 60 इंटू 3, बोलिए जल्दी से जल्दी 108, उसके बाद 14 इंटू 4 160, उसके बाद 150, उसके बाद 112, उसके बाद 240, उसके बाद 280, उसके बाद 72, उसके बाद 80, उसके बाद क्या होगा 176,
उसके बाद 276 और 95 का 1 में करेंगे तो 95। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए करेंगे क्या, एक तरफ पहले F1 विद्यार्थियों की संख्या को मतलब कुल संख्या को जोड़ लेंगे, सिग्मा F1 को जोड़ लेंगे, और एक तरफ क्या करेंगे F1 X1 को, दोनों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद मैं प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला बताया था आपको, उसी पे रख देंगे औसत वाले पे। ठीक है, तो अभी इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। देखिए आप लोग जोड़ते हैं, आप तो विद्यार्थियों की जो संख्या जो होती है वो तो दिया ही है, लेकिन जोड़ने पर जो आएगी सिग्मा ये F1 बराबर कितनी है 30 है, और ये जो आया आपका सिग्मा F1 X1 का मान आया है कितना 1779। ठीक है 1779। अब क्या करेंगे, हम आपको एक प्रत्यक्ष विधि बताए थे, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना है। तो जो माध्य होगा इसको बोलते हैं मीन बराबर, सूत्र लिखवाए हैं कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। उसमें क्या लिखवाए थे बेटा, कुल पदों का जो योग है आपका कितना आया, सिग्मा F1 X1 अपान क्या लिखवाए थे सिग्मा F1। तो ये कितना आ गया हमारा मान, देखिए 1779 है, यहाँ पे 1779 लिख के, और यहाँ पे क्या है बेटा इसका मान 30 है, तो रख दीजिए, और जब इसको क्या करेंगे भाग देंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है 59.3, ये आपका आंसर है। तो अतः हम कह सकते हैं विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य जो होगा, ये विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य बराबर, ये देखिए लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो माध्य 59.3 या 59.3 है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका पहला एग्जाम्पल इंड हुआ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चार्ट में आपके दिया वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या। जब वर्ग अंतराल दिया होगा तो एक ऐसे नेतृत्व करने वाले को आप लोग चुनेंगे जो कि औसत हो, एवरेज हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10-25 के बीच में क्या है, दो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2 है, 25 से 40 के बीच में कितनी है 3 है, 40 से 50 के बीच में कितनी है 7 है, 55 से 60-70 के बीच में कितनी है 6 है, और 70 से 85 के बीच में 6 है, और 85 से 100 के बीच में 6 है। मतलब कि 10 से 25 अंक पाने वाले कितने हैं 2 ठो हैं। बात समझ रहे हैं। अब हम लोग करते क्या है कि देखिए इनका औसत या मध्य बिंदु निकालते हैं, औसत या मध्य बिंदु पहले निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये सॉल्व है, ये तो प्रश्न ही था, आप सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो जब मध्य बिंदु बेटा निकालेंगे ना तो होगा क्या कि एक ऐसा, देखिए जैसे ये फर्स्ट है और ये क्या है अंतिम है, तो ये क्या होता है प्रथम, इसका सूत्र होता है प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम अपान 2। देखिए प्रथम क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखिए 10, और अंतिम क्या है बेटा 25 है, तो आप क्या करिए अंतिम 25 अपान क्या करिए 2 कर दीजिए। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा आपका देखिए ये प्रथम अंतिम भी कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं उच्च सीमा, और ये कर सकते हैं निम्न सीमा। ठीक है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको उच्च सीमा और निम्न सीमा भी लिखना होगा तो उच्च सीमा 25 इधर लिखेंगे, 10 इधर रखेंगे, तो जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे उच्च सीमा निम्न सीमा बटे 2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रथम पद अंतिम पद बटा 2 भी कर सकते हैं, और यहाँ औसत भी लिख सकते हैं, मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं, बात वही है। ठीक है, अब बात होती है, इसको जोड़िए 25 10 35 35 अपन 2 करेंगे तो कितना आएगा
72 करेंगे तो कितना आएगा 17.5। ये आ गया आपका, क्या आ गया बेटा, ये मध्य बिंदु आ गया। ठीक है, अब देखिए सारणी बनाना है हम लोगों को। एक तरफ लिखिए वर्ग अंतराल, क्या लिखिए, वर्ग अंतराल, और एक तरफ लिखिए क्या, विद्यार्थियों की संख्या। एक तरफ लिखिए आप विद्यार्थियों की संख्या, और एक तरफ लिखिए वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह आपका क्या हो जाएगा x, और एक तरफ क्या रहेगा आपका f1 x1। ठीक है, ये आप क्या करिए कि बना लीजिए, चार्ट हो गया आपका जो कि बन गया। अब खाना है ना जी, चार्ट आपका बन गया, अब खाना है। तो सबको समझ में आ रही है हमारी बातें। ये देखिए वर्ग अंतराल में ज्यों का त्यों लिखा हूं, विद्यार्थियों की संख्या ज्यों का त्यों लिखा हूं, और हमको वर्ग चिन्ह, ठीक है, और इधर क्या हो गया, दोनों का गुणा, f1 का x1 का, ये तो करते ही थे। अब देखिए बात होती है कि वर्ग अंतराल क्या है, तो वर्ग अंतराल लिखिए 10 से 25 है। ठीक है बेटा, 25 से कितना है 40, 40 से कितना है 40, 40 से 50 है, 40 से 50 कर लीजिए, और 55 से 70 कर लीजिए, और 70 से 85 कर लीजिए, कितना कर लीजिए 85, और 85 से 100 कर लीजिए। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिए, विद्यार्थियों की संख्या सबकी दिया है, क्या दिया है, 2 3 2 3 7 6 6 और कितना है 6। ये तो विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब जो हमारा वर्ग चिन्ह बना है, ये क्या बना है x1, हमारा कितना ये आया था मध्य बिंदु 17.5 आया था ना जी, तो 17.5 ये है पहला क्या है 17.5। अब 17.5 में आप गुणा करिए किसका, सुनिए देखिए आप लोग 10, इधर इधर देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा, 25 10 35/2 किए, इधर 17.5 आया है, तो यहाँ पे 25 45 का जब करेंगे बटा 2 करेंगे, 40 20 60 65/2 करेंगे तो कितना आएगा 32.5, 50 + 40 करेंगे तो कितना आएगा 47.5, 70 + 55/2 करेंगे तो 62.5, और इसको करके बताइए थोड़ा 70 85 +/2 करो, कितना आ रहा आपका, ये आएगा 77.5। और नेक्स्ट जो है 100 और 85, 185/2 जब करेंगे तो ये आएगा 92.2, 92.5, सॉरी 92.5। अब देखिए करना क्या है ये तो विद्यार्थियों की संख्या है, f1 यही ना है जी, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, f1 x1 करना है, तो ये f1 और x1 है, दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 17.5 में 2 का गुणा करो, कितना आएगा, 2 × 17.5 करेगा, कितना आएगा, ये आएगा आपका 35, कितना आएगा 35, कितना आएगा 35। आगे देखिए 32.5 में 3 का गुणा करो, 3 × 32.5 आप लोग करके बताइए, 7 × 47.5 करके बताइए मल्टीप्लीकेशन सबका, तो 6 में 62.5, 6 में 77.5, और 6 में 92.5। इसका मल्टीप्लीकेशन करके बताइए जल्द से जल्द। देखिए पहले वाले का आएगा इसका 97.5, दूसरे वाले का, सॉरी तीसरे वाले का 47.5 में 7 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 332.5, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 375,
और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 465, और जब इसका गुणा करेंगे तो 5 5 5 555 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इसको विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे बेटा, इस संख्या को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा सिग्मा F1 बराबर कितना है जी, विद्यार्थियों की संख्या 30 है। कितना है, 30 है। और उसके बाद यहाँ पे इसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग। किसको, इसको सिग्मा F1 X1 बराबर क्या हो जाएगा 1860। इसको जोड़ के करिए पूरा 1860 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको मैं माध्य बताया था, प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर जो होगा सिग्मा F1 X1 अपन क्या होगा सिग्मा F1। तो ये 1860 अपान 30, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 6 18 और 3 दूनी 6। तो बारंबारता बंटन का माध्य कितना हो जाएगा, बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन का माध्य हो जाएगा कितना, 62। आप नोट कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि आज जो सूर्य की रोशनी है बादल को चीरते हुए जमीन पर आ गई है। तो आप लोग, हम इसी के संदर्भ में बोलना चाहते हैं, क्योंकि युवा बैठे हमारे सामने, वो भी किशोरावस्था में है। तो एक चांद था जो बादलों में कहीं खो गया। एक चांद था जो बादलों में कहीं खो गया। जब मैंने बादल को हटा कर देखा, जब मैंने बादल को हटा कर देखा तो मेरा चांद किसी और का हो गया, किसी और का हो गया। ये धोखेबाज लोगों की धोखेबाज शायरी है। तो आते हैं हम लोग आगे। देखिए सांख्यिकी जो है, स्टैटिक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको इंग्लिश में बोलते समय ये है कि आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा स्पेलिंग को देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं आप लोग भूलेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स की स्पेलिंग बहुत अच्छे लोग भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सांख्यिकी। होता क्या है, देखिए सांख्यिकी जो होता है, ये गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन और वर्गीकरण और उसके श्रेणी का आकलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि डाटा को संग्रहित करेंगे। इसमें क्या करेंगे, डाटा को संग्रहित करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब सांख्यिकी के अंदर क्या पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़नी है। या केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसीज को बोला जाता है इंग्लिश में। और ये आंकड़ों को किसी संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। सीधी बात है, कुछ आंकड़े होंगे और किसी संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति कहेंगे या सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। बात समझ रहे हैं, सीधी बात है कि आप किसी आंकड़े को किसी संख्या के नजदीक रखने का प्रयास करेंगे, उसको ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कितने प्रकार की होती है केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी इनटू 3 टाइप्स की होती है। आप कह सकते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला प्रकार जो है आपका ये माध्य है, इसको बोला जाता है मीन। क्या बोला जाता है, मीन। दूसरा प्रकार जो माध्यिका, मीडियम और बहुलक मोड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चीज को समझा रहा हूं आपको। देखिए माध्य जो होता है ये एवरेज से रिलेटेड होता है। आप मैथ में जब एवरेज पढ़े होंगे, औसत पढ़े होंगे, तो सीधी बात आप कह सकते हैं कि ये औसत ही है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुल पदों की का योग अपन कुल पदों की संख्या। इसमें भी देखिए माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, जब ये आंकड़ा क्या हो, अवर्गीकृत हो। ठीक है, अब बात होती है कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होगा सर, तो देखिए वर्गीकृत आंकड़े जो हैं इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो प्रकार है ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड।
ठीक है। दूसरा जो है कल्पित माध्य विधि है, जो कि परीक्षा में बड़ा पूछता है, कल्पित माध्य विधि, इसको बोलते हैं स्मिथ मीन मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा जो है पग विचलन विधि, स्टेप डिवाइशन मेथड, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको क्या करेंगे आप लोग कि ये जिसको औसत पता है ये तो माध्य बराबर कर लेगा, लेकिन ये जो आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से ही बनेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पुनः इसको पहले नोट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़ेंगे, ये क्योंकि टाइप नंबर 3 भी कह सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य यदि 7.5 हो तो y के मान की गणना कीजिए। देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग इसको, आप कह सकते हैं कि पहले लिखेंगे हम लोग क्या, दो कॉलम बना लेते हैं, एक x1 एक f1 और इधर क्या हो जाएगा x1 f1, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये पीछे भी हम बताए थे। तो आप लोग क्या करिए, इसको पहले सॉल्व करके दिखाइए कितना आता है। देखिए x1 दिया है 3, 5, 7, 9, 11, 13 और f1 कितना दिया है 6, 8, 7 का कितना दिया है 15 और 9 का कितना दिया है y और 11 का कितना दिया है 8 और 13 का कितना दिया है 4। आप लोग इसको भी देख सकते हैं, x1 f1, x1 कितना है आपका 3, 3 into 6 कितना हो गया 18 हो गया। नेक्स्ट है 5 into 8 40 हो गया। नेक्स्ट है 15 सत्ते 105 हो गया। नेक्स्ट 9y 9 का मल्टीप्लीकेशन किसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो 9y हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 का 8 में गुणा करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो कितना आएगा 88 आएगा। और इधर 13 का 4 में जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा 52। तो ये आपका सब मिला के आप कह सकते हैं कि ये जो सिग्मा f1 आया, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है टोटल, इसको जोड़ने पर 41 आ रहा है, 41 और प्लस y, और इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है बेटा सिग्मा x1 f1, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़कर थोड़ा दिखाइए, 303 प्लस 9y, ठीक है। ये कह सकते हैं आपकी हमारा सिग्मा f1 आ गया 41 प्लस y और सिग्मा x1 f1 आ गया कितना 303 प्लस 9y, ठीक है। अब मैं एक माध्य निकालने का आपको सूत्र बताया था, माध्य बराबर लिखवाया था सूत्र आपको कि कुल पदों का क्या योग अपन कुल पदों की संख्या। तो देखिए यहाँ जो संख्या आ रही है हमारी 303 प्लस 9y है, इसको लिख लीजिए, और अपान कितना है बेटा 41, 41 प्लस y, इसको काटिए कितना आ रहा है आपका, और बराबर देखिए कितना है, सुनिए 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 पढ़िए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य दिया है पहले से 7.5, तो आप इसको इसका जो मान है माध्य का, इसका जो मीड का मान है 7.5 रख दीजिए, और इसको 303 प्लस 9y और अपान क्या होगा 41 प्लस y। अब सॉल्व करिए, देखिए आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा आपका 7.5 में 41 प्लस y का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बराबर किसके है 303 प्लस 9y। इसको थोड़ा लगा के बताइए कितना आ रहा है आप लोगों का, जल्दी से पूरा सॉल्व करके y का मान हमको बताइए, परीक्षा में आपको करना है, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी देखिए, सब करने से आएगा 1.5y बराबर 4.5, तो y का मान क्या हो जाएगा 15 या 45, y का मान जो आएगा 3 आ जाएगा। आप कह सकते हैं यहाँ भी y का मान क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और यहाँ भी y का मान 3 लिखकर और ये क्या कर सकते हैं 27 इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कर लीजिए बेटा, y का मान 3 आ गया, नोट कर लीजिए। सुनिए, देखिए कल्पित माध्य विधि हम लोग पढ़ेंगे,
एस्टिमेट मीन मेथड, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इस संदर्भ में। देखिए आप लोगों को जो मैं प्रत्यक्ष विधि पढ़ाया था, आपको x1 और f1 का मान मिल रहा था, आप मल्टीप्लिकेशन करके और कुल पदों का योग बटे कुल संख्या कर दे रहे थे, लग जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि जब आपका प्रश्न प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट मेथड से नहीं सॉल्व होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। बस इतना ही था। इसका हम आपको क्या करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा, तो मैं ज्यादा न समय लेते हुए थोड़े समय में केवल इसके सूत्र के माध्यम से और मैं प्रश्नों को कराता हूं। तो आप सूत्र लिख लीजिए, माध्य बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस सिग्मा f1 d1 अपान क्या हो जाएगा सिग्मा f1, जिसमें देखिए बेटा a जो है हमारा, ये a कल्पित मान है, ये क्या है a क्या है हमारा कल्पित मान है। और कह सकते हैं d जो है d1 ये विचलन है, ये क्या है विचलन है। और आपको f के बारे में बता ही दिया गया है, बारंबारता के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो आप लोग ये चीज क्या है सूत्र को नोट कर लीजिए। बाकी हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो प्रश्न है, ये अभी एग्जाम्पल ही चल रहा है क्योंकि रूल्स हम पढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम लोग। 3 तक पढ़ा दिए प्रत्यक्ष विधि, अब 4 शुरू करेंगे, कौन सा कल्पित माध्य विधि को। तो आइए हम लोग प्रश्न को समझते हैं। चलिए आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 को समझना है। 4 को, कल्पित माध्य विधि द्वारा निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का उपयोग कीजिए। देखिए ये जो विधि है प्रत्यक्ष विधि से नहीं निकालना, कल्पित माध्य विधि से निकालना। सबसे पहले देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, तो हम क्या करेंगे वर्ग अंतराल इतना 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 85 100 है, और ये क्या विद्यार्थियों की संख्या उसमें बनी है कि ये नंबर पाने वाले विद्यार्थी 25 से 40 पाने वाले 3 हैं, 40 से 55 पाने वाले 7 हैं, 55 से 70 पाने वाले 6 हैं, और 70 से 85 पाने वाले 6 हैं, 85 से 100 पाने वाले 6। तो अब हम करेंगे क्या, आप लोगों को एक हम बताए थे कि वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं। ऊपरी वर्ग की सीमा, निचली वर्ग की सीमा। देखिए ये ऊपर की सीमा है और ये नीचे की सीमा है। ऊपर वर्ग की सीमा प्लस नीचे वर्ग की सीमा अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां ध्यान से समझना है, ऊपर जो है 25 है और नीचे क्या है बेटा 10 है। तो नीचे 10 से क्या करिए ऐड करके 2 से भाग दीजिए। 25 10 कितना होता है 35, 25 10 35, 35 अपान 2। अब 35 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17.5। तो आपका देखिए वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की जो संख्या दिया है f1 दिया है, इसको क्या बोलते हैं f1। तो 2 तो आपको पता हो गया, x1 भी पता हो गया कि क्या करना है ऊपर प्लस नीचे, नीचे ऊपर प्लस नीचे, मतलब क्या है ये ऊपर है और ये डाउन है नीचे है, और अपन 2 कर देंगे तो 25 10 35 अपन 2 17.5 आ जाएगा। तो सबका क्या करेंगे बारी बारी से x1 निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं, x1 जब वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो ये 17.5 आ रहा है, इसका करके निकालना होगा, इसको फिर जोड़ के निकालना होगा, 2 का भाग देके इसको जोड़ के 2 का भाग दो के इसके जोड़ के 2 का भाग, इसको जोड़ के 2 का भाग देख रहा हम एक कॉलम पहले बना लेते हैं। कॉलम में क्या पड़ेगा कि हम सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आइए कॉलम बनाते हैं हम लोग। देखिए आप लोग 5 कॉलम तैयार कर लीजिए कल्पित मान विधि में। एक वर्ग अंतराल आपका दिया है, विद्यार्थियों की संख्या भी दिया है, और वर्ग चिन्ह आपको निकालना बता दिए। और d1 देखिए कैसे निकलता है, x1 में से क्या करेंगे जो आपका वर्ग चिन्ह का मान आएगा उसको घटा देंगे, और नेक्स्ट क्या करेंगे f1 d1 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। आइए हम लोग समझ सारणी तैयार करते हैं। चलिए देखिए पहला वर्ग अंतराल आपका क्या है बेटा, जल्दी जल्दी बोलिए। 10 से 25 दूसरा, 25 से 40 तीसरा, 40 से 55 चौथा, 55 से 70 नेक्स्ट, 70 से 85 नेक्स्ट, नेक्स्ट
बस। अब F1 कितना दिया है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, चौथे में 6, पांचवे में 6, छठवें में 6। अब देखिए मैं वर्ग चिन्ह बताना भी आप लोगों को बता ही दिया कि कैसे बनाना है। देख सकते हैं आप लोग 10 प्लस क्या करेंगे, 10 प्लस 25/2 कितना आया था आप लोगों का, पहला 17.5, दूसरा कितना आया था बेटा 32.5, तीसरा कितना आया था 47.5, और नेक्स्ट कितना आया था 62.5, और नेक्स्ट कितना था 77, नेक्स्ट कितना आया था 92.5। ठीक है। अब देखिए D1 हमको निकालना है, तो D1 को क्या करेंगे कि x1 में से 47.5 को घटा देंगे। बात समझिए, इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं A। बात समझ में आ रही है, क्यों मानते हैं, क्योंकि देखिए जब संख्या ये 1 2 3 4 5 6 सम है तो तीसरे वाले को मान लेंगे, अगर विषम वाली होती तो बीच वाले को मान। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं तो क्योंकि एक कल्पित मान होता है, तो अब क्या करना है, x1 में से 47.5 को घटा देंगे। ठीक है, तो x1 हमारा क्या है 17.5, 17.5 में से 47.5 घटाओ, कितना आ रहा है, घटा के बताइए आप लोग। देखिए जब घटाएंगे तो ये -30 बचेगा, थोड़ा घटा के देखिए -30, और जब 47.5 में से 32.5 घटाएंगे तो -15 बचेगा, और 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 62.5 में से 47.5 घटाएंगे कितना बचेगा 15, 77.5 में से 47.5 को घटाइएगा तो ये बचेगा 30, और 92.5 में 47.5 को घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 45, कितना बचेगा 45। अब हमको क्या करना है, F1 और D1 को क्या करना है, F1 और D1 को मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो F1 2 है और D1 क्या है 30 है, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, -30 है तो माइनस क्या हो जाएगा 60। अब आगे देखिए -15 3, 45 -45 जीरो में 7 का गुणा करेंगे, अरे गधों, 0 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, 15 में 6 का 90, और 30 में 6 का नेक्स्ट 6, 45 का 270। अब इसको क्या करिए आप लोग, पहले ये जो सिग्मा है, सिग्मा F1 D1 को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है आप लोगों का, तो मेरा तो आ रहा है 435, आप लोगों का कितना आया है 435, तब ठीक ही लग रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि हम लोग F1 जो ये जो विद्यार्थियों की संख्या है इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो इसको भी ऐड कर लीजिए, तो इसका मान कितना आएगा, सिग्मा F1 का मान कितना है बेटा 30, कितना है 30। अब आप लोगों को मैं देखिए यहाँ पे सूत्र बताया हूँ माध्य निकालने का, हमको विद्यार्थियों की संख्या पता चल गई और ये भी पता चल गया F1 D1, D1 मतलब क्या पता चल गया बेटा, विचलन पता चल गया, माध्य विचलन। तो अब हम लोग सूत्र बनाते हैं यहाँ पे, पहले आप लोग क्या करिए कि यहाँ पे देख लीजिए बेटा, जब आ जाएगा आप लोग तो नोट करिएगा। यहाँ पे देखिए माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर यहाँ पे सूत्र दिया, ए का मान हम लोग कितना निकाले थे बेटा 47.5, ए का मान कितना है 47.5, और प्लस सूत्र में देखिए सिग्मा F1 D1 का मान कितना है 435, 435, और इसका मान कितना है सिग्मा F1 का 30। अब इसको सॉल्व करिए, थोड़ा कितना आ रहा है, देखिए 47.5 हो जाएगा, और प्लस जब इसको करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा 14.5, 30 का भागा 435 में देंगे, 30 का भागा किसमें 435 में, तो आएगा 14.5। अब इसको जोड़िए कितना आ रहा है 5 5 10, 14 47 कितना होता है 62, 14 47 62, तो 62.0 आ गया। तो बारंबारता बंटन का माध्य जो आ गया इसको लिख लीजिए,
वार्ता बंटन का माध्य बराबर कितना आ गया, 62 आ गया। अब 62 को क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका रहा कल्पित माध्य विधि से, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए हम लोग एग्जांपल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न सारणी में दिए गए आंकड़ों की माध्य मजदूरी होती है। इसको देखिए, ये आंकड़ा दिया गया है, मजदूरी में रुपया जो मिलता है और मजदूरों की संख्या। देखिए 7 मजदूर को 800, 14 मजदूर को 820 रुपया, 19 मजदूर को 860 रुपया, 25 मजदूर को 900 रुपया, 20 मजदूर को 920 रुपया, 10 मजदूर को 980 रुपया, 5 मजदूर को 1000 रुपया मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको चार्ट बना लेंगे। पहला मजदूरी रुपए में लिख लेंगे, दूसरा मजदूरों की संख्या लिख लेंगे, तीसरा आपको बताया था विचलन जो होगा, और F1 D1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए देखिए समझते हैं। पहला मजदूरी रुपए में क्या है जी, 800, दूसरा क्या है 820, तीसरा क्या है 860, और चौथा क्या है 900, और पांचवा है 920, छठवां है 980, और उसके बाद क्या है 1000। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मजदूरों की संख्या जो दिया है, पहले 800 का 7, 820 का 14, 860 का 19, 900 का 25, और 920 का 20, और 980 का 10, और कह सकते हैं कि 1000 का जो होगा ये 5 होगा। क्या होगा बेटा, 5। अब इधर आते हैं हम लोग, विचलन D1 X1 माइनस 900 करना। यहाँ देखिए ये जो विषम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या ले लेंगे हम लोग, विचलन जो लेंगे 900 लेंगे। तो हम 900 में से जब घटाएंगे, किसको घटाएंगे बेटा, 800 को। यहाँ देखिए X1 में से माइनस 900 को घटाना है, तो 900 में से 800 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, माइनस 100। उसके बाद 820 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 80, माइनस 80 लिख लीजिए। और 900 में से हम घटाएंगे 860 को तो कितना बचेगा, माइनस 40, और 900 में से 900 घटेगा कितना बचेगा, 0। और उसके बाद 920 में से 900 घटेगा तो क्या बचेगा, 20, और 900 में से 980 घटेगा तो बताएंगे 80 बचेगा, और 900 इसमें 1000 में से 900 घटेगा तो क्या बचेगा, आप कह सकते हैं 100 बचेगा। ये मान लीजिए 100 है, और F1 D1 कर लीजिए, आप गुणा करिए। 100 सतह कितना होता है, 700, माइनस 700, 14 बटे 112, माइनस 1120 हो जाएगा, 1900 का 76, 1900 का 76, 760। और अगला जो 25 का गुणा 0 में जब हम करते हैं तो ये क्या आता है, 0 आता है। 20 का गुणा 20 में करेंगे तो क्या आएगा, 400, और 80 का गुणा करेंगे तो 800, और 5 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500 आएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए इसको क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए F1 D1 को जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे सिग्मा F1 D1 बराबर, ये हो जाएगा टोटल 880। क्या हो जाएगा, 880 हो जाएगा। और हम लोग मजदूरों की संख्या को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे मजदूरों की जो संख्या पूरी आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, जोड़ने पर सिग्मा F1 बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये मजदूरों की संख्या आ गई और हमको F1 D1 मिल गया, और एक कल्पित मान कितना है, 900 है। तो अब क्या करिए, सूत्र पे रख दीजिए, मान निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। देखिए सूत्र आपका क्या है, ऊपर लिखा गया माध्य का कल्पित विधि से। ए का मान जो आया था कितना आया था बेटा, ए का मान जो था 900 था, और प्लस देखिए सिग्मा F1 D1 का मान कितना आया, माइनस 880, अपान क्या हो जाएगा, अपान सिग्मा F1 है, कितना आया मान 100। तो यहाँ पे क्या करिए, 100 रख दीजिए। ठीक है, अब आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे 900 प्लस 100 का जब भाग देंगे 880 में ना, तो ये क्या होगा कि दशमलव में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 8.80। बात समझ में आ रही है। अब प्लस माइनस का गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 900 माइनस 8.80। अब मैं घटाना सिखाया हूं आप लोगों को, 900 में से 8.80 घटाइए कितना आएगा, तो
तो ये आएगा 891.20। यही आपका क्या आ गया, माध्य मजदूरी का मान आ गया। नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।